वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो फ्रेंड्स, जो बीएड की सीरीज़ चल रही है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग कुछ पार्ट्स बना चुके हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है ग्रेडिंग सिस्टम पे। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ठीक है ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, ये सब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 17 में भी आया था, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था। 20 का गैप हो गया, ये क्वेश्चन 20 में नहीं आया था। अब 20 में नहीं आया तो 21 में आने के इसके चांसेस काफ़ी हद तक हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। शिक्षा में छात्रों द्वारा की गई प्रगति का और अधिकांश का मूल्यांकन अति आवश्यक और अनिवार्य है। अध्यापकों के लिए यह जानना उपयोगी और संतोषप्रद होता है कि उनके शिक्षण में उनके विद्यार्थी कितना लाभान्वित हुए हैं। देखो, ऐसा होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो उसका जो भी मूल्यांकन है वो करना बहुत कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। क्यों? इससे मतलब जो टीचर है वो पढ़ा रहा है उसे ये मतलब काफ़ी सुकून मिलता है कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को वो उनको समझ में आ रहा है, संतोष रहता है उन्हें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बच्चा अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी वो भी उत्सुक रहते हैं कि आखिर हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितने नंबर ला रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है। आपने देखा ही होगा, ये सब चीज़ें पेरेंट्स में भी रहती हैं। इसे जानकर शिक्षक और अभिभावक बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चा पढ़ने में तेज हो रहा है तो बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हाँ और बेटा थोड़ी और मेहनत करो, या कमज़ोर है तो किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए बता सकते हैं कि आपको इसमें इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को भी अपनी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वे अपनी शैक्षिक योजनाएं उसी के अनुसार बनाते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो विद्यार्थी, जो बच्चा खुद पढ़ रहा है उसको खुद को भी तो पता चलता है कि मैं आखिर कितना तेज हूँ पढ़ने में या कितना कमज़ोर हूँ, ठीक है। मुझे किस में और मेहनत करनी चाहिए, किस में मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्यूचर किस सब्जेक्ट में आसानी से बन सकता है, ठीक है। हमारे देश में वर्षों से इसके लिए परीक्षाओं की व्यवस्था होती रही है, ठीक है। हमारे अपने कंट्री में क्या है कि हाफरली होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन होती हैं, तो ये सब वर्षों से चला आ रहा है। जिसमें टीचर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर देता है, बच्चे उसमें आंसर करते हैं, फिर बाद में उसके बाद टीचर 0 से 100 तक कोई नंबर देता है उसे कि 50 आया है, 100 में से 50, 100 में से 60, 100 में से 70, ठीक है। इनके आधार पर पूर्व निर्धारित मनचाही विभाजन के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्रदान कर दी जाती है। फिर इसके आधार पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जैसे 60% और उससे अबव वाले फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं। फिर सेकंड डिवीजन, और जो फेल हो जाते हैं उनकी बात उनको और नीचे मानते हैं कि 33% से नीचे वो फेल हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी दे देते हैं बच्चों को, ठीक है। यह प्रणाली वर्षों से बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के चली आ रही है। अब इसमें क्या है, इसमें मतलब ये जो प्रणाली है, ये वाली मूल्यांकन वाली, ये बहुत पहले से चली आ रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ग्रेडिंग सिस्टम का फ़ायदा क्या है, देखिए इसका नुकसान क्या है। अब मान लीजिए एक बच्चे के 59.8 आए हैं परसेंटेज, एक के 60% आए हैं, तो 60% वाले को तो आप बोल देंगे फर्स्ट डिवीज़न, वहीं जिसके 59.8% आए वो सेकंड डिवीज़न। जबकि इन मार्क्स में कितना कम होगा, कितना कम, 0.2% का अंतर है। तो इसीलिए इस सिस्टम में जो है कुछ प्रॉब्लम्स बाद में मानी जाने लगी, ठीक है, क्योंकि वास्तव में दोनों छात्रों की योग्यता में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। एक और उनमें मुश्किल से 0.2% यानी 1 या 2 नंबर का अंतर होगा। उसके बदले पे आप कह रहे हो कि एक कह रहे हो कि फर्स्ट डिवीज़न है, दूसरा आप कह रहे हो सेकंड डिवीज़न है। इस प्रकार के मूल्यांकन में विषय की प्रकृति द्वारा की अंकों का निर्धारण होता है। जैसे गणित में 100% अंक प्राप्त करना संभव है। अब इसमें एक चीज़ और है कि कुछ विषय में तो आप 100% नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन किसी और में नहीं लेके आ सकते हो। जैसे मैथ में आपके 100% नंबर आ जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में या कोई लैंग्वेज वाली उसमें आपके 100% नंबर नहीं आ सकते। तो ये भी इसकी कमी थी। तो इन कमियों को देखते हुए 1952-1953 में जो शिक्षा आयोग था, ठीक है, ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया, ठीक है, कि आप ग्रेड दीजिए। 1975 में एनसीईआरटी ने द्वारा किया एक फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम दिया फॉर 10 ईयर्स स्कूल, ठीक, उसमें ग्रेड प्रणाली शामिल करी। तो जो 1986 में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसने दिया प्लान ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये इसमें क्या क्या विश्वविद्यालय के सतह पर ग्रेड प्रणाली अपनाने को कहा गया कि आप ग्रेडिंग सिस्टम जो है अपना लीजिए। आगे देखिए, अब इसमें ग्रेडिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक 5 बिंदु होता है ग्रेड और कुछ 7 बिंदु ग्रेड होता है। तो 5 बिंदु में और 7 बिंदु में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखिए, तो बाद में क्या कहा गया 1975 और 1976 में कि 7 बिंदु ग्रेड जो है अपना लीजिए। इसमें क्या होता है, O, A, B, C, D, E और F इतने ग्रेड्स दिए जाते हैं हमें। देखिए, ये आपको तालिका याद रखनी है, ये अगर तालिका बनाएंगे आप तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। देखिए, 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली, 0, A, B, C, D, E, F, ठीक है। 0 में क्या है, विशिष्ट, ए में अति उत्तम, बी में उत्तम, सी में औसत, डी में निम्न, ई में निष्कृष्ट, एफ में
आकृतिक उत्कृष्ट, ठीक है। मतलब ओ में जो बच्चा वो आउटस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, ए में वेरी गुड ठीक ठाक अच्छा है पढ़ने में, और बी में एवरेज है, ठीक है। सी में बी में जो है एवरेज है, सी में एवरेज है, जो औसत बच्चे हैं उनके बराबर है, डी में बिलो एवरेज है, और ई से आप यानी पुअर हैं, फेल हैं, एफ में वेरी पुअर है कि आप फेल से भी बहुत नीचे हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर दिए जाने लगे ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, इन कार्यशालाओं में यह भी कहा गया क्या कि तकनीकी संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों में 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली अपना ली गई। यानी जो नॉर्मल विश्वविद्यालय थे उनमें तो 7 बिंदु ग्रेड अपनाई गई, और कृषि विद्यालयों में और तकनीकी संस्थाओं में 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। ये देखिए आप ये ग्रेडिंग सिस्टम है ये। अब ग्रेडिंग में क्या होता है कि बच्चों को जो होता है कि अगर मान लीजिए कोई ए वाला है, उसके भी मान लो हो सकते हैं, मान लीजिए कोई 95 वाला नंबर वाला है तो वो भी ए ग्रेड में है, और जो 91 वाला है वो भी ए ग्रेड में है, और 99 वाला भी ए ग्रेड में है। तो ये इसका ग्रेडिंग सिस्टम का फ़ायदा है। और मान लीजिए अगर बी वाला है तो अगर 81 वाला और कहते हैं 85 वाला, ये सब दोनों बी ग्रेड में ही आएंगे, क्योंकि इनमें नंबर में खास अंतर नहीं है। तो आप बच्चों को इसके ये नहीं कह सकते कि एक फर्स्ट डिवीज़न में एक सेकंड डिवीज़न में है, क्योंकि पहले क्या था कि 60 से ऊपर वाले 100 तक सारे ही फर्स्ट डिवीज़न में थे, इतनी बड़ी मतलब गैपिंग थी सारे फर्स्ट डिवीज़न में। जबकि और 59.9 वाला वो बेचारा सेकंड डिवीज़न में, तो उसमें 59.9 वाले में और 60 वाले में कोई डिफरेंस ही नहीं था। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में ये नहीं रहा। अब देखिए ग्रेडिंग सिस्टम के लाभ क्या हैं। आपको इतना सब नहीं लिखना है, आपको जितना मैंने पढ़ाया वो लिखना है, टेबल बनाना है, उसके बाद आप सीधे ग्रेडिंग सिस्टम के लाभ लिखिएगा। इससे विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से की जा सकती है, ठीक है। जो बोर्ड के बच्चे हैं और विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनकी जो वो है तुलना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, ग्रेड की सहायता से किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है। अब ग्रेड की हेल्प से जो मूल्यांकन किया गया है, एवोल्यूशन किया गया है, वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है, ठीक है। सॉरी, इसके आगे देखिए, ग्रेड प्रणाली एक सामान्य मापनी कॉमन स्केल का कार्य करती है, ठीक है, जिससे विभिन्न विषयों और अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना सरलता से की जा सकती है। यानी जो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट बच्चे हैं उनकी तुलना, उनकी कंपैरिजन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये एक कॉमन स्केल है, ठीक है। ग्रेड प्रणाली में छात्रों का एक विश्वविद्यालय या संस्था से दूसरे विश्वविद्यालय या संस्थाओं में स्थानांतरण सरलता से किया जा सकता है। अब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपको बच्चों को भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आप ग्रेडिंग सिस्टम से आराम से कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया कि हमें बी ग्रेड वाले बच्चे चाहिए, तो सीधे बी ग्रेड वाले इसमें आ जाएंगे, दूसरे कॉलेज में एडमिशन जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्माणवादी अधिगम मॉडल के लिए में आकलन के उद्देश्य समझाए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।